Hello friends, in this session we are going to talk about the degrees of own price elasticity of demand as well as what are the factors that affect the price elasticity. ये हमारा थोड़ा सा theoretical but analytical discussion है जो बहुत ज़्यादा relevant होता है हमारी practical life में and exams में एक अच्छा खासा weightage hold करता है। हमने last session में क्या किया था, elasticity topic को start किया था, जिस टॉपिक के अंदर हमने कहा था हम तीन तरह के कवरेज करेंगे। एक ओन प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा हमारी इनकम इलास्टिसिटी, तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें अभी हमने इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, सिर्फ एक ब्रीफ लिया था। लेकिन जो ओन प्राइस इलास्टिसिटी है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया था ब्रीफली, और उसके कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लिए थे बाय डिराइविंग द फॉर्मूलाज कि ओन प्राइस इलास्टिसिटी मतलब जब किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना आता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो हमें कैलकुलेट करके देता है। तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला बनाया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्यों हम परसेंटेज चेंज में निकालते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमें एक यूनिट फ्री मेजर चाहिए। स्लोप जो होता है वो यूनिट बेस्ड मेजर होता है, जिसकी वजह से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम एक यूनिट फ्री मेजर निकालने के लिए इलास्टिसिटी का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसी फॉर्मूला से डिराइव किए थे और दो फॉर्मूलाज, change in Q upon change in P into P0 by Q0, that is the original price and original quantity, जिसमें change in Q upon change in P को हम सिंपली बोल सकते हैं slope of the demand curve into P0 by Q0। तो इसका मतलब एक डिमांड फंक्शन दिया हो तो भी कैलकुलेशन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल डिमांड फंक्शन दिया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इज इक्वल टू 10 माइनस 2px, तो -2 उसके अंदर स्लोप हो गया। फिर कोई भी प्राइस दी है उस प्राइस पे क्वांटिटी निकाल लो और आराम से आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस बात को आगे लेके जाते हैं और देखते हैं इलास्टिसिटी के, प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कितने डिग्रीज होते हैं। तो हम इसे 5 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जो हमने इलास्टिसिटी का नंबर कैलकुलेट किया वो आता तो हमेशा नेगेटिव ही है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब या तो वो गिफन गुड्स है या फिर वेवलेन गुड्स है। तो हम तो जनरल बेसिस पे ये मान के चलते हैं कि हमेशा इलास्टिसिटी नेगेटिव ही आएगी। नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है, तो हम नेगेटिव को एक बार साइड कर देते हैं। हमारा फोकस तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे है, डायरेक्शन पे अभी तो है नहीं, तो इसीलिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी का नंबर क्या आया। अब इलास्टिसिटी का नंबर हो सकता है 0 आए, हो सकता है 0 से 1 के बीच में आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 1 से ज्यादा आए, या फिर इंफिनिटी आए। इस तरीके से हम इलास्टिसिटी को 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इलास्टिसिटी इंफिनिटी आता है तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अगर हाईली इलास्टिक है मतलब इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, यूनिटरी इलास्टिक है मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, लेस इलास्टिक है इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, एंड परफेक्टली इनइलास्टिक है मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम 5 डिविजन्स कर देते हैं। सबका मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। किसी प्रोडक्ट की प्राइस में अगर आपने जरा सा भी चेंज किया, हल्का सा मामूली सा भी चेंज किया, तो क्वांटिटी में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप गिन भी नहीं पाओगे। इवन अ स्लाइट चेंज इन प्राइस will lead to an infinite change in quantity. Now practically it is not a real situation, ये एक imaginary concept है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता जिसमें हल्का सा भी बदलो तो इनफाइनाइट चेंज आ जाए। हमेशा काउंटेबल चेंज ही आएगा, इतना बड़ा चेंज नहीं आता। तो हम जनरली ये कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। हाउएवर हम इसका डिमांड कर्व जरूर बना सकते हैं। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे लोग कितना भी खरीदने तैयार थे, लेकिन प्राइस जरा सा भी बदली तो लोग कुछ खरीदने नहीं तैयार, इनफाइनाइट क्वांटिटी का चेंज हो गया। तो जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, तो इलास्टिसिटी इंफिनिटी होती है। दूसरा एक्सट्रीम, एग्जैक्ट ऑपोजिट, इज परफेक्टली इनइलास्टिक। हमने प्राइस में हजार टका चेंज कर दिया, 100 टका चेंज कर दिया, 20 टका चेंज कर दिया, कितना भी चेंज कर लिया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बदलती नहीं। क्वांटिटी डिमांडेड उतनी की उतनी ही।
it does not change, it remains same. यानी percentage change in quantity is zero despite having a percentage change in price that is of any number. Such a product has elasticity which is zero. क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो होगा तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो आंसर जीरो ही निकल के आएगा. Again it is an imaginary situation. ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करती है, हम सिर्फ थियरी में ही से डिस्कस करते हैं जिसमें प्राइस कुछ भी हो जाए, क्वांटिटी एक ही रहती है. मतलब कि कुछ ऐसा डिमांड कर्व बनेगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. जब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बने इलास्टिसिटी जीरो है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बने इलास्टिसिटी इंफिनिटी है. ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं जो दोनों ही हमारे इमेजिनरी सिचुएशंस होती है. जो रियलिटी की सिचुएशंस है वो तो हमें ये देखने मिलती है, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक. इनमें क्या होता है? हाईली इलास्टिक. हाईली इलास्टिक मतलब हमने प्राइस में बदलाव किया, उसके सामने जो क्वांटिटी में बदलाव हुआ वो प्राइस के बदलाव से कई गुना ज्यादा है. सो प्राइस में 10% का बदलाव किया, क्वांटिटी में 25% का बदलाव, 30% का बदलाव, 50% का बदलाव, मतलब 10% के बदलाव से ज्यादा. जब क्वांटिटी चेंज प्राइस चेंज के कंपैरिजन में ज्यादा होती है तब हम कहते हैं इट इज हाईली इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल लग्जरियस गुड्स में ऐसा देखने मिलता है. लग्जरियस गुड्स में लोगों के लिए वो सामान नेसेसरी नहीं होता. अगर उसकी प्राइस में बदलाव होता है तो लोग ऐसा डिसाइड कर लेते हैं हमें नहीं चाहिए, अभी महंगा हो गया, बाद में खरीद लेंगे, और डिमांड में जोरदार गिरावट आती है. सिमिलरली अगर लग्जरियस चीजों के दाम टूटते हैं तो लोग बोलते हैं अरे यार सस्ते में मिल रहा है, लग्जरियस सामान है, चलो ले लेते हैं. काफी लोग लेने जाते हैं और डिमांड जोरदार बढ़ती है. इसीलिए हाईली इलास्टिक डिमांड जो होता है उसकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 आती है. अगर हम इसका डिमांड कर्व बनाने चाहें तो समझो ये आपका प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी है, आपने जरा सा प्राइस गिराया, जरा सा प्राइस जरा सा गिराया, लेकिन उसके सामने जो क्वांटिटी है वो काफी जोरदार बढ़ गई. जब आपने प्राइस जरा सा गिराया और क्वांटिटी जोरदार बढ़ गई तो जो डिमांड कर्व हमारा बन के आएगा वो काफी फ्लैटर होगा. जितना डिमांड कर्व फ्लैटर होता है इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि आपको फ्लैटर दिखाई देगा, ऐसे जोर से गिरता हुआ नहीं दिखेगा, स्लोली गिरता हुआ दिखेगा, फ्लैटिश दिखेगा, स्टीप नहीं दिखेगा. अगर फ्लैटर दिख रहा है मतलब इलास्टिसिटी इज हाई, इट इज मोर देन 1. जनरली लग्जरियस सामानों में ही हमें ये देखने मिलता है. वहीं उसका ऑपोजिट लेस इलास्टिक. लेस इलास्टिक मतलब आपकी इलास्टिसिटी 0 या 1 के बीच में है. ऐसा हमें नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स में देखने मिलता है, क्योंकि नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स में आपको खरीदना ही पड़ेगा मतलब दाम बढ़ भी गए, काफी बढ़ गए. फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ भी जाते हैं तो डिमांड में गिरावट आती है, क्योंकि लोग अपना कंजम्पशन कट डाउन करते हैं. पर जो नॉन जरूरी चीजें हैं खाली उन्हीं के लिए कट डाउन कर पाओगे. जो चीजें मैंडेटरी और नेसेसरी है, महंगी हो भी गई तो भी आपको खरीदना तो पड़ेगा ही. यानी डिमांड में गिरावट आएगी पर लंबी चौड़ी नहीं आएगी. अगर प्राइस 50% से बढ़ाया तो भी क्वांटिटी सिर्फ 10 या 20% से ही गिरा, यानी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. ऐसी सिचुएशंस में प्राइस समझो यहां थी जिस पे ये क्वांटिटी आ रही थी, हमने प्राइस में बहुत लंबा चौड़ा गिरावट किया, लेकिन जो क्वांटिटी है वो तो थोड़ी सी ही हमारी बढ़ी, थोड़ी सी ही बढ़ी. ऐसी सिचुएशंस में जो हमारा डिमांड कब आएगा वो काफी स्टीपर आएगा. जैसे आप देखोगे तो यहां फ्लैटर आया है और यहां काफी स्टीपर आया है. दिस इज इलास्टिसिटी लेस देन 1. ये हमें नेसेसिटीज में देखने मिलता है, क्योंकि नेसेसिटीज में बहुत जोर से प्राइस गिर भी गई तो भी ऐसा थोड़ी खाना ज्यादा खाने लगेंगे या पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे. जितना चाहिए उतना चाहिए तो हमारा थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कोई लंबा चौड़ा तो नहीं बढ़ाएंगे कि अब हम गाड़ी जबरदस्ती चलाएंगे. मेजॉरिटी जनता थोड़ी सी ज्यादा चलाने लग जाएगी, तो दैट इज व्हाई क्वांटिटी बढ़ेगी बट बहुत लंबी चौड़ी नहीं बढ़ेगी. जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस के सामने थोड़ा सा ही बढ़ता है तो उस केस में हम रिलेटिवली कहते हैं कि इलास्टिसिटी लो है. और एक होती है आइडियल सिचुएशन. अब इसमें कोई एग्जांपल नहीं बनेगा, किसी भी प्रोडक्ट में वेरियस टाइम्स पे ऐसा देखने मिल जाता है कि किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 1 है, यानी जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ा उतने ही परसेंटेज से क्वांटिटी गिरा, जितने परसेंटेज से प्राइस गिरा उतने ही परसेंटेज से क्वांटिटी बढ़ा. अगर ऐसी सिचुएशन है
कि प्राइस यहां था, क्वांटिटी यहां थी, प्राइस जितने से गिरा क्वांटिटी उतने से ही बढ़ी। तो कुछ इस तरीके का हमारा डिमांड कर्व होगा, जो ना ही फ्लैटर होगा ना ही स्टीपर होगा, बीच में होगा। बीच में होगा तो इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। दैट इज व्हाट इज अ यूनिटरी इलास्टिक। इट इज अ परफेक्ट केस जो किसी भी प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम हमें देखने मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारी 5 डिग्रीज रेडी हो गई। परफेक्टली इलास्टिक, infinity imaginary situation, highly elastic, more than 1 but less than infinity, that is in case of luxuries generally. Unitary elastic, an ideal situation where elasticity is equal to 1. Less elastic, necessities में generally देखने मिलता है जहां elasticity is less than 1, यानी percentage change in price काफी बड़ा है जबकि उसके सामने percentage change in quantity छोटा सा ही है। And elasticity is equal to 0, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना भी कर लो क्वांटिटी में कोई बदलाव ही नहीं होता। दैट इज अगेन एन इमेजिनरी सिचुएशन। इस तरह से हमारी 5 डिग्रीज रेडी हो गई। अब इन डिग्रीज के बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलास्टिसिटी। कौन से फैक्टर से इलास्टिसिटी इंपैक्ट होती है। तो ऐसे तो बहुत फैक्टर्स होते हैं, पर आपके करिकुलम में 3 इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिए हैं। Availability of substitutes, portion of income spent and time period। 3 ये हमारे डिस्कशंस दिए हैं। इन तीनों को हम देखते हैं इसमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है। समझो कोई प्रोडक्ट है, थम्स अप। थम्स अप एक प्रोडक्ट है, 10 रुपए का मिलता है समझो। उसकी प्राइस मैंने जरा सी बढ़ाई, 10 रुपए का कर दिया मैंने 11। तो थम्स अप 10 रुपए का मिलता है, उसे कर दिया 11। क्या थम्स अप के राइवल्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में? क्या थम्स अप के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं? ऑब्वियसली यस सर। कोका कोला है, पेप्सी है, मिरिंडा है, फैंटा है, स्प्राइट है, ड्यू है, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अलग अलग फ्लेवर्स के आती हैं। ये सब राइवल्स हैं, सब सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर आप थम्स अप का प्राइस बढ़ाओगे, 10 से 11 करोगे, तो लोगों के पास चॉइस होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि थम्स अप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वो पी सकते हैं, और भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में जिसकी तरफ वो शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर थम्स अप की प्राइस बढ़ाई तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ थम्स अप में जोरदार गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि उसके सामने बहुत सारे राइवल्स और सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। लोग शिफ्ट कर जाएंगे, उनके पास ऑप्शंस होंगे, उनके पास चॉइसेस होगी। यानी कि जब भी किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है, क्योंकि जरा सा भी प्राइस बढ़ाने पे लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनके पास चॉइसेस है। सिमिलरली थम्स अप 10 रुपए की 9 रुपए की कम की प्राइसेस, इट वर्क्स बोथ वेज। कम की प्राइसेस अगर 10 रुपए की 9 की, तो जो राइवल्स को कंज्यूम करने वाले थे वो सब थम्स अप के पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से थम्स अप की क्वांटिटी बहुत जोर से बढ़ जाएगी। यानी हायर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, हायर इज द इलास्टिसिटी। वहीं एक दूसरा एग्जांपल ले लो, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट क्या होगा? एयरक्राफ्ट या फिर शिप, वेसल या रोडवेज। लेकिन वो क्लोज नहीं है, दूर दराज के सब्स्टिट्यूट हैं, बहुत क्लोज नहीं है। तो रेलवेज के दाम अगर बढ़ाए गए, रेलवे के टिकट के दाम बढ़ाए गए, तो लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं है। कहां जाएं? जहां भी जाएंगे उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कि जो कंफर्ट रेलवेज में होता है शायद वो कंफर्ट लोगों को एयरक्राफ्ट में नहीं लगता, रोडवेज में बिल्कुल नहीं लगता। तो अगर रेलवेज के दाम बढ़ेंगे भी तो लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है, बहुत कम लोग शिफ्ट करेंगे। मेजरली लोगों को चलाना ही पड़ेगा क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है जो क्लोज है। लोअर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, लोअर इज द इलास्टिसिटी। जिस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे वहां पे रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होगी, जिस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स कम होंगे वहां रिस्पॉन्सिवनेस कम होगी। सो हायर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, higher is the elasticity. There is a positive relation. Lower the number of substitutes, lower is the elasticity. ये एक फैक्टर हो गया हमारा। दूसरा फैक्टर, portion of income spent. Portion of income spent, ये क्या होता है? किसी भी कॉमोडिटी पे आपके पूरे बजट में आप उस पूरे बजट का कितना परसेंटेज स्पेंड कर रहे हो। तो मेरा पूरा बजट है साल का 10 लाख रुपए, उस 10 लाख रुपए के बजट में उस कॉमोडिटी का क्या हिस्सा है? अगर उस कॉमोडिटी का हिस्सा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो उसके प्राइसेस चेंज होने पे
आप जनरली उसे एडजस्ट कर लोगे और इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस बजट में उस कॉमोडिटी का हिस्सा बड़ा है तो उसके प्राइसेस चेंज होने पे आपका पूरा बजट हिल जाएगा और आप पे इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मेरा जो पूरे साल का बजट होता है अपना घर चलाने का, उसमें नमक एक कॉमोडिटी होती है, सॉल्ट एक कॉमोडिटी होती है जो थोड़ी सी जगह होल्ड करता है। पूरे साल का कितना खर्चा, पूरे 10 लाख के बजट में शायद 500-600 मैक्सिमम इतने रुपए का मेरा खर्चा होता है। तो अगर वो नमक 500 रुपए से बढ़ के सीधे 1000 का भी हो गया तो मेरे बजट पे 500 रुपए का फर्क पड़ेगा जो मैं आसानी से एडजस्ट कर लूंगा। मतलब जब किसी कॉमोडिटी का किसी पर्सन के बजट में पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड छोटा होता है तो इलास्टिसिटी भी छोटी होती है। लेकिन बजट में कोई ऐसे खर्चे हैं जो मेरे बड़े खर्चे हैं। फॉर एग्जांपल, घर का रेंट। घर का रेंट एक मेरा बहुत ही बड़ा खर्चा है क्योंकि हर महीने का मेरा रेंट 30-40 हजार रुपए होता है, यानी कि पूरे बजट में उसका रोल 3-4 लाख जैसा हो गया आउट ऑफ द बजट ऑफ 10 लाख। तो अगर उस रेंट में 10-12% का बदलाव आ गया तो मेरा पूरा बजट हिल जाएगा। द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज हाई, तो उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, हाई। जब आपके बजट में किसी पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी लो होती है तो इलास्टिसिटी भी लो होता है। अगर पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दैट कमोडिटी हाई होती है तो आपका पूरा बजट हिलता है, इसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी भी हाई होती है। मतलब हायर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, हायर इज द इलास्टिसिटी। Lower the income spent on a commodity in a budget, lower is the elasticity. ये सब हम जनरल बेसिस पे डिस्कस करते हैं, एकदम पर पर्सन बेसिस पे नहीं करते। आपको ये सारी चीजें जनरलाइज करके बताई हुई है, मेजॉरिटी जनता क्या करती है। बाकी पर्सन टू पर्सन तो डेफिनेटली चीजें वेरी कर सकती है। तीसरा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कम हो तो इलास्टिसिटी हाई होगी या लो, टाइम पीरियड ज्यादा हो तो इलास्टिसिटी हाई होगी या लो। अब इसमें एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके इसे समझ लेते हैं। समझो हम बात करते हैं सिगरेट्स की या अल्कोहल की, जो एडिक्टिव गुड्स होते हैं। इनके दाम बढ़े तो इलास्टिसिटी लो होगी, डिमांड बहुत कम गिरेगी। क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल वाली चीजें होती है, जिसकी आदत पड़ चुकी होती है लोगों को, वो एडिक्ट हो चुके होते हैं कहीं ना कहीं। दैट इज वाई महंगा हो भी जाता है तो जैसे ना तैसे पैसे अरेंज किए जाते हैं और उस सामान को खरीदने की कोशिश की जाती है। गिरावट आता भी है तो बहुत कम, बाकी अदरवाइज खरीदा तो जाता ही है। यानी इनकी इलास्टिसिटी, इन प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी लो होती है। नाउ इसी हैबिट को हम टाइम फ्रेम के हिसाब से रख देते हैं। समझो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि प्राइसेस चेंज हुई तो 2-3 महीने में डिमांड में कितना बदलाव होगा, एक आध साल में डिमांड में कितना बदलाव होगा। आदतें शॉर्ट टाइम पीरियड में जल्दी से नहीं बदलती, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में बदलती है। अल्कोहल 2 गुना महंगा हो गया तो एक बात के लिए तो मैं एडिक्ट हूं तो मैं खरीदूंगा जैसे तैसे पैसे लेके, लेकिन लॉन्ग रन में रेगुलर बेसिस पे उसी रेट पे खरीद पाना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। मैं कहीं ना कहीं अपनी आदतें बदलना चाहूंगा क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं लॉन्ग रन में आदतें बदलूंगा तो मेरी डिमांड काफी गिरेगी, जबकि शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम पीरियड में उतनी ज्यादा डिमांड में मैं बदलाव कर नहीं पाऊंगा। यानी होता क्या है, इन अ शॉर्टर टाइम पीरियड people are not able to adjust to their demands. They are not able to adjust because they are somewhere attached to that product or addicted to that product or used to consume that product. But in longer run, when it costs them highly, they somewhere adjust and change their habits by detaching themselves with the product to some extent. तो इससे होता ये है, शॉर्टर टाइम पीरियड में इलास्टिसिटी लो आती है पर लॉन्गर टाइम पीरियड में इलास्टिसिटी हाई आती है। क्योंकि जब वक्त ज्यादा मिल जाता है तो लोग अपनी हैबिट्स बदल पाते हैं, अपने तरीके बदल पाते हैं, अपने डिमांड बदल पाते हैं, इसलिए लॉन्ग पीरियड में बदलाव दिखेगा। लेकिन शॉर्ट पीरियड में कंपैरेटिव बेसिस पे कम बदलाव दिखेगा। ये कंपैरेटिव बेसिस पे एनालिसिस है कि शॉर्टर द टाइम पीरियड लोअर इज द इलास्टिसिटी, लॉन्गर द टाइम पीरियड हायर इज द इलास्टिसिटी। तो जब टाइम पीरियड शॉर्टर होगा तो जो इलास्टिसिटी है वो लोअर होगी।
वहीं अगर टाइम पीरियड लॉन्गर होगा तो इलास्टिसिटी हाई होगी, क्योंकि लोग एडजस्ट करेंगे और कहेंगे कोई जरूरी नहीं है ये खरीदना, हम जाने दे सकते हैं, हम अपनी डिमांड गिरा देंगे, बड़ा महंगा पड़ रहा है, इतना वक्त हो गया, हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद वो कोई सब्स्टिट्यूट देखे या कहीं ना कहीं अपने कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव करेंगे। तो कंपैरेटिव बेसिस पे हमारा ये कंक्लूजन बनता है। इस तरीके से 3 फैक्टर्स डिस्कस हो गए कि कौन से फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी इंपैक्ट करते हैं। जब सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जब किसी प्रोडक्ट का पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ज्यादा होगा इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जब वक्त ज्यादा मिलेगा इलास्टिसिटी ज्यादा होगी ऑन अ कंपैरेटिव जनरल बेसिस। सो व्हाट वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स, types of price elasticity and factors affecting elasticity। इसी types of elasticity को हम एक ही ग्राफ में भी डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स डिराइव करते हैं। तो हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को डिस्कस करके देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है और उस ग्राफ पे हमें अलग अलग पॉइंट्स पे क्या इलास्टिसिटी की डिग्रीज दिखाई देती है और कोई भी प्रोड्यूसर कौन सी पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहेगा वो कंक्लूड करेंगे हम। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ।